गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज का हमारा पहला सवाल है कि मैम मेरे पीरियड आए 2 मंथ हो गए थे, प्रेग्नेंट न्यूज़ में चेक किया तो उसमें हल्की लाइन दिखा रहे थे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सस्टेन 200 टेबलेट दी 3 दिन के लिए और चौथे दिन पे मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो मैं क्या समझूं? पहले तो आपने जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो 50%, जैसे काफ़ी बार हमने देखा है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 3 तरह के इंटरप्रिटेशन होते हैं। एक रहता है कि नेगेटिव है, उसमें कंट्रोल और टेस्ट होता है। सो कंट्रोल में एक लाइन आता है यानी कि C और T रहता है। सो इफ़ इट इज़ ओनली 1 लाइन इट मीन्स कि इट इज़ नेगेटिव। अगर कंट्रोल में डार्क लाइन है और टेस्ट में लाइट लाइन है तो उसको वीकली पॉजिटिव कहा जाता है, माना जाता है। और अगर कंट्रोल और टेस्ट दोनों का लाइन सेम तरीके का दिखता है देन इट इज़ अ स्ट्रांगली पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन फिर भी काफ़ी बार हमने देखा है कि फॉल्सली पॉजिटिव भी रिपोर्ट आ सकते हैं। सो जब भी ऐसा होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में वीक लाइन आती है या लाइट कलर की लाइन आती है तो उसको ब्लड टेस्ट करके कंफर्म करना ज़रूरी होता है। वेदर प्रेगनेंसी है या नहीं है वह पहले कंफर्म करना ज़रूरी है। उसके लिए बीटा HCG करके ब्लड टेस्ट होता है, वह हम एडवाइस करते हैं। उसका रिपोर्ट कैसा आता है, प्लस एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी यानी कि योनि मार्ग से एक सोनोग्राफी की जाती है और उसके बाद फर्स्ट वी नीड टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। ऐसे ही हम कोई पेशेंट को कोई भी मेडिसिन, जैसे अभी आपने बताया कि सस्टेन 200 मिलीग्राम आपने स्टार्ट कर दिया था और फिर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि शायद प्रेगनेंसी थी ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जिसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं कि वीक प्रेगनेंसी हो सकता है और उसकी वजह से शायद मिसकैरेज हो गया होगा। सो ये पॉसिबिलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हमेशा याद यही रखना है कि अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव नहीं है तो प्रेगनेंसी को ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के द्वारा एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं ओवर द काउंटर, वो लोग MTP पिल्स ले लेते हैं। यदि प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर है और आपने ऐसे कोई भी ओवर द काउंटर अबॉर्शन के लिए पिल्स ले लेते हैं और अगर फेलोपियन ट्यूब फट जाती है तो यह जान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि आपको अनवांटेड या तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रुक गई है तो एक बार अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर प्रेगनेंसी कंफर्म कीजिए कि वह यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। एक बार कंफर्म होता है कि यूट्रस के अंदर है तो आई एम श्योर कि आपके जो भी ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट है वह आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि इसको कैसे आप टर्मिनेट कर सकते हो। सो ध्यान यही रखना है कि ओवर द काउंटर MTP पिल्स या तो अबॉर्शन के जो पिल्स होते हैं वह लेना नहीं चाहिए, बहुत ही आपकी जान को एक बड़ा खतरा हो सकता है। ओके, अगला सवाल है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन 2 महीने पहले हुआ है। ऑपरेशन के बाद पूरे शरीर पे खुजली होती रहती है, जब तक दवाई लगाती हूँ तब तक अच्छा लगता है, वापस से खुजली शुरू हो जाती है, तो मैडम मुझे कोई सॉल्यूशन बताइए। आपके ऑपरेशन को 2 महीना हो गया है जो हिस्टेरेक्टमी हुआ है और एज सच ऑपरेशन की वजह से आपको यह खुजली की समस्या हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि अगर आपका ऑपरेशन के साथ साथ ओवरीज भी अगर रिमूव हो चुका है तो हो सकता है कि सर्जिकल मेनोपॉज जिसे हम कहते हैं कि जब भी दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव किए जाते हैं तो सडनली आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स के वैल्यूज़ होते हैं, हॉर्मोन्स का लेवल जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं और इसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ है कि ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो सकता है। जो भी मेनोपॉज के जो सिम्टम्स मेरे अगले जो वीडियोस में मैंने समझाया है वह प्रकार से आपकी जो स्किन है वह ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से आपको खुजली की या इचिंग की समस्या हो सकती है। सिंपल सोल्यूशन वही है कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र है या कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और आपने शायद डिटेल में लिखा नहीं है कि आपके ओवरीज प्रिजर्व किए हैं या ओवरीज रिमूव किए गए हैं। सो शायद आप वह हमें डिटेल बताएं तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको इस विषय पे जानकारी दे सकती हूँ। अगला सवाल है कि मेरी वाइफ को थायराइड का प्रॉब्लम है 6 साल से, और हम 6 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम थायराइड के साथ जो हम देखते हैं कि महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और काफ़ी बार हमने देखा है कि पीरियड्स रेगुलर है लेकिन फिर भी जो ओव्यूलेशन होना चाहिए यानी कि अंडा फूटने का जो प्रोसेस होता है वह नहीं हो सकता है, या तो एग का जो मैच्योरेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऐसे सब कारणों की वजह से बच्चा रुकने में तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसे जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए रेगुलर आपका थायराइड का मेडिसिन आपको लेना है। आपका जो थायराइड का वैल्यूज़ है वो हमेशा लेस देन 2.5 यानी कि 2.5 के नीचे रहेगा, तभी जाके आपका हार्मोनल बैलेंस, थायराइड बैलेंस रहेगा, और ओव्यूलेशन यानी कि अंडा फूटने की जो प्रोसेस है वह भी रेगुलर होगी, और इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और उसी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। हो सकता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब में कोई तकलीफ़ हो सकती है, या तो यूट्रस का जो अंदर का लेयर है उसका थिकनेस नहीं बढ़ता है, या वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है, या पॉलिप है, फाइब्रॉइड है। सो दूसरे जो रीज़न्स होते हैं, जैसे मेरा एक वीडियो है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए या तो बच्चा रुकने के लिए क्या क्या कारण होते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस विषय पे चर्चा की है, तो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है और उनको लगता है कि थायराइड की वजह से ही बच्चा नहीं रुक रहा है, और दूसरे जो टेस्ट है जैसे आपके हस्बैंड का जो रिपोर्ट है वो भी इतना ही आवश्यक है। जैसे मैंने समझाया कि फेलोपियन ट्यूब का टेस्टिंग करना भी आवश्यक है। यदि सब रिपोर्ट नॉर्मल है और थायराइड लेस देन 2.5 है तो आई थिंक आपको कंसीव करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। ओके, अगला सवाल है कि मुझे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है और मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। मेरी बेबी की ग्रोथ नहीं होती है, 6 वीक के बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, और मैंने जो सोनोग्राफी करवाया उसमें सबसे बड़ा फाइब्रॉइड 64/46 mm का सबसीरोजल फाइब्रॉइड है। तो मुझे सर्जरी करवाने के लिए बोला है, पर मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, तो मैं क्या करूं? जैसे आपने बताया है कि आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, और जो लार्जेस्ट है वो 64 मिलीमीटर का है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 सेंटीमीटर का है, और सब सीरोजल है। तो फ्रेंड्स, सब सीरोजल फाइब्रॉइड इतना तकलीफ़ नहीं देता है, लेकिन जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है शायद वह यूट्रस के जो मिडल लेयर होता है जिसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि आपको बच्चा कंसीव हो जाता है लेकिन उसका जो ग्रोथ है वह अच्छे से नहीं हो सकता है। हालांकि रिकरेंट अबॉर्शंस के और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, वह भी सारे रूल आउट करना इतना ही ज़रूरी है कि दूसरे कोई रीज़न की वजह से या तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं होती है, तो यह सब चीज़ भी पहले डायग्नोस करना या तो उसके लिए जो भी रिपोर्ट्स हैं वह करके लेना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास एक पेशेंट था जिसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, बार बार अबॉर्शन हो रहे थे, लेकिन यह पेशेंट को साथ में डायबिटीज़ भी था। सो क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को भी ऐसा होता है कि हाँ ये फाइब्रॉइड्स है और उसकी वजह से बच्चा नहीं रुक रहा है, लेकिन हार्मोनल बैलेंस भी होना इतना ही ज़रूरी है। साथ में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो उसे भी सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और काफ़ी बार देखते हैं कि शायद फाइब्रॉइड्स को जैसे आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो शायद आपके केस में ज़रूरी होगा तभी आपको एडवाइस किया है, लेकिन मेक श्योर कि आपके अदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रीजंस होते हैं बार बार अबॉर्शंस के, उसके भी एक बार रिपोर्ट हो जाए। यदि वो भी नॉर्मल है तो आई एम श्योर कि आपको फाइब्रॉइड का सर्जरी करवा के लेना चाहिए, एंड उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कि मैम मेरी मदर को डायबिटीज़ है और उनको यूरिन पेशाब रोकने की भी दिक्कत हो रही है, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मेरा जो वीडियो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, या तो पेशाब नहीं रोक पाना जो वीडियो है, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं।
उनकी जो दुविधा है, काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पे आकर भी अपना चेकअप करवा के गए हैं। सो स्पेशली अभी जो आपने हिस्ट्री बताया है वह हिसाब से कि वेट बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ है, तो यह दोनों जो है इसको हम हाई रिस्क फैक्टर कहते हैं कि इस वजह से आपका जो एब्डोमिनल मसल्स है, आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, ब्लैडर के आजू बाजू जो मसल्स होते हैं वह सारे वीक हो जाते हैं और इसकी वजह से जो पेशाब होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वह कम हो जाती है। सो अगर आप मुझे इसका सोल्यूशन पूछते हो तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा लाइफस्टाइल चेंजेस या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके ऊपर भी मेरा एक स्पेशल वीडियो है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यह केस में स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो आपके लिए वेट लॉस, हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा कि डायबिटीज़, तो अगर आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज वगैरह होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर आप वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। हमारा और एक वीडियो है स्पेशली इसके ऊपर कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखना चाहिए, तो वह भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और इसका और मेडिसिन जो रहता है, मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, सर्जिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करनी है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मैम मेरा 8 मंथ चल रहा है और मुझे डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के आसपास पानी कम है, तो मुझे डाइट में क्या लेना चाहिए? जैसे अभी यह जो महीना है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और काफ़ी पेशेंट्स हम देख रहे हैं कि जिनका 28 वीक्स प्लस प्रेगनेंसी है और उनमें भी पानी कम होने की समस्या पाई जा रही है। सो स्पेशली जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनका अभी 7, 8, 9th मंथ रनिंग है, उनके लिए और प्लस हमारे जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आया है उनके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि वाटर जो है, इनसेंसिबल वाटर लॉस हम बोलते हैं कि जैसे हीट है, ऐसा नहीं है कि अपने को पसीना होता है तभी ही अपने शरीर में से पानी जाता है। अपने बॉडी में से, स्किन में से वाटर लॉस होता है, हमें पता भी नहीं चलता है बिकॉज ऑफ हीट। और अभी जैसे आप प्रेगनेंसी है, बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल कम है, सो थोड़े जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स होते हैं कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन है या तो मेडिकल इश्यूज़ जो रहते हैं उसकी वजह से भी बच्चे के आजू बाजू पानी कम हो सकता है, तो पहले वो रूल आउट करना है। दूसरा है कि डाइट में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो खाने पीने में जैसे आपका नॉर्मली आप 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, गर्मी का मौसम है तो आप यह जो है 3 से 4 लीटर पानी पीने का रखो, इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस हैं। जैसे अभी अच्छी सीज़न है, सारी पानी वाले जो फ्रूट्स हम बोलते हैं कि वाटरमेलन है, लीची है, यह सारे जो फ्रूट्स हैं उसका सेवन आप बढ़ा सकते हैं। इवन मौसम्बी, ऑरेंजेस है, नींबू शरबत है, तो यह सारे जो जूसेस हैं उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। बटर मिल्क है, जैसे रूटीन आपका जो खाना रहता है उसमें भी लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए। मिक्स वेजिटेबल सूप वगैरह ले सकते हैं। इवन ग्लूकॉन सी, ग्लूकॉन डी का जो पानी आप बनाते हो वह भी आप ले सकते हैं। सो पर से वाटर इंटेक आपको बढ़ाना है, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स लिक्विड्स जाना चाहिए आपके शरीर में। रेस्ट, काफ़ी सारे पेशेंट बोलते हैं कि मैडम कंप्लीट रेस्ट, लेकिन कंप्लीट रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट रात को आपकी नींद 6 से 8 घंटा अच्छे से नींद होनी चाहिए। दोपहर में 1 से 2 घंटा अच्छे से नींद लीजिए। और आपका जो सोने का पोजीशन है, आप लेफ़्ट साइड करवट लेके अगर सोते हैं तो बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन मिलता है वह इम्प्रूव हो जाता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो बच्चे के आजू बाजू जो वाटर लेवल है उसमें भी फ़र्क महसूस होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पेशेंट को जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, यानी कि जो मेडिसिन्स वगैरह है, वह भी एज अ सपोर्टिव देना पड़ता है, या तो कभी कभी पाइंट वगैरह देना पड़ता है कि पेशेंट का वाटर इंटेक इतना अच्छा नहीं होता है। सो इसेंशियल जो सॉल्ट है, अमाइनो एसिड्स है, प्लस पाइंट वगैरह की थेरेपी भी दी जाती है। अगला सवाल है कि मैम
मेरी एज 34 है और मैंने HSG टेस्ट करवाया था जिसमें मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक दिखा रहा है। तो मुझे लेप्रोस्कोपी करवाना चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि दोनों ट्यूब ब्लॉक है या डायरेक्टली मैं IVF करवा लूँ? आपका HSG का जो रिपोर्ट है उसमें दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक दिखा रहा है। काफ़ी बार हमने देखा है कि HSG का जो प्रोसीजर है वह विदाउट एनेस्थीसिया होता है। पेशेंट को जैसे ही डाई अंदर पुश करते हैं तो पेन होता है, पेन की वजह से स्पाज़म हो जाता है और उसकी वजह से भी जो कॉर्न्यू है जहाँ से जो बच्चादानी है उसमें से जो फेलोपियन ट्यूब पर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे स्पाज़म की वजह से दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक दिखा सकता है। सो यह जो पेशेंट है जिन्होंने यह सवाल पूछा है उनके लिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि पहले आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है वह लेप्रोस्कोपी से कंफर्म करना चाहिए। अगर ब्लॉक है तो उसका क्या रीज़न है वह भी हमें शायद लेप्रोस्कोपी में मिल सकता है उसका रीज़न। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए तो शायद आपका जो ब्लॉक है वह ओपन हो जाए। इन केस काफ़ी बार हम देखते हैं कि अगर ब्लॉक सेम सिटिंग में सर्जिकल प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं और सेम सिटिंग में अगर आपका ब्लॉक ओपन हो सकता है तो वह भी हम सेम सिटिंग में कर सकते हैं। सो एडवाइजेबल वही रहेगा कि आफ्टर HSG आप एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए, रादर देन डायरेक्टली आप IVF के लिए जाएंगे। उससे अच्छा है कि पहले एक लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने आपके कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा में। थैंक यू।